Students, welcome back to Shortcut. We are continuing our chapter number 4, National Movements in India. So, most of the chapter we have already completed, and today we will start from the topic Khilafat Movement. खिलाफत मूवमेंट जो है उसके बारे में आज हम शुरू करेंगे और लगभग आज का चैप्टर जो है हम कंप्लीट ही कर देंगे इस चैप्टर को आज की वीडियो के अंदर। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय तुर्की जो था वो जर्मनी की साइड में था। पहले विश्व युद्ध के समय तुर्की किसकी साइड था? जर्मनी की साइड था। तो जब इंग्लैंड जीत गया, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब वर्ल्ड वॉर जो थे दोनों, इनमें जीत तो यूरोपियन नेशंस में इंग्लैंड और यूएस की ही हुई थी, फ्रांस वगैरह। तो इसमें पहली जो वर्ल्ड वॉर थी उस समय तुर्की जो था वो जर्मनी की तरफ था, यानी कि जर्मनी हार गया था तो तुर्की भी एक तरह से हार गया था। तो जब ट्रीटी की गई, ट्रीटी मतलब हारने के बाद जो संधि की गई थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई वगैरह बताई गई है, इन ट्रीटीज़ के अंदर सुल्तान ऑफ तुर्की एट दैट टाइम वो खलीफा हेड ऑफ मुस्लिम। उस समय जो तुर्की के जो सुल्तान थे वो खलीफा कहलाते थे, यानी कि मुस्लिम्स के हेड थे। खलीफा मतलब हेड ऑफ द मुस्लिम्स। तो ये जब मूवमेंट जब ये इंग्लैंड जीत गया तो इन्होंने जो संधि की, जो ट्रीटी की, उस ट्रीटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखवाई गई जो कि आपने देखा था कि जर्मनी को भी कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था इन देशों के द्वारा। तो ऐसे में तुर्की जो था वो भी एक हारा हुआ देश था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिए गए। तो द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स इम्पोज्ड ऑन तुर्की एंड द सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट। अब तुर्की के जो सुल्तान थे वो खलीफा थे, यानी कि मुस्लिम लोगों के हेड थे। तो ऐसे में जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो इससे पूरा जो मुस्लिम समाज था वो सकते में था, वो सब नाखुश थे। तो ऐसे में भारत में ये जो तुर्की के खिलाफ ये जो बंदिशें लगाई गई थी, इन बंदिशों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई, जो इसका अपोजिशन किया गया भारत के अंदर, उसी को हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। खिलाफत मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि वो खलीफा के फेवर में वो चलाया गया था। इसके जो दो मुख्य लीडर्स थे वो थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। ये दोनों भाई जो थे, अली ब्रदर्स, ये इसके चीफ लीडर्स थे। गांधी जी ने भी कांग्रेस से रिक्वेस्ट की कि हम सब लोग इस मूवमेंट के अंदर, खिलाफत मूवमेंट के अंदर हम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एक बहुत अच्छा उदाहरण हम अंग्रेज़ों के सामने पेश करेंगे। तो ऐसा किया भी गया। तो ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट। दूसरा था नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिल गई। दिसंबर 1920 दिसंबर की बात की जा रही है। कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि स्वराज्य की डिमांड की इन स्पाइट ऑफ स्वशासन। पहले कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? स्वशासन, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, की भले हम अंग्रेज़ों के नीचे रहें, अंग्रेज हमारे पे रूल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर वो हमारी रहेगी। यानी कि भले हमारे रियल लीडर्स वो हों, अंग्रेज़ हों, लेकिन हमारी जो सरकार, जो देश को चलाया जाएगा वो भारतीय लोगों के द्वारा चलाएगा, गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए। पहले कांग्रेस की ये डिमांड थी। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए जुल्म के जवाब में कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी डिमांड जो थी वो थोड़ी बदली और कहा कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि भारत को आज़ादी चाहिए। अब हम सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं मानेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब इसके कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। अब इससे क्या हुआ, सबसे पहले यह बताया गया है द हिंदू मुस्लिम यूनिटी was to be strengthened, insistence on using स्वदेशी आर्टिकल रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग, यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा मिला इससे, क्योंकि सब लोगों ने मिलजुल कर इसमें भाग लिया। फिर स्वदेशी आर्टिकल्स यानी कि स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करने पे जोर दिया गया और विदेशी यानी कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। फिर घर घर में चरखा चलाया जाना शुरू किया गया। चरखा मतलब खादी, जो चरखे पे बुना जाता है, जो धागा वगैरह, उससे खादी जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको बढ़ावा दिया गया है। फिर लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे तिलक स्वराज्य फंड के अंदर। अब आप समझ सकते हैं आज से लगभग, अभी 2020 चल रहा है, तो आज से 100 साल पहले 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे तिलक स्वराज्य फंड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था मेरे ख्याल से। तो देश की आज़ादी के लिए कितना लोगों ने सपोर्ट किया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इस मूवमेंट के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब
ऐसा कहा गया कि अगर हम आपस में ही अनटचेबिलिटी जैसी समस्याएं खड़ी करके बैठे रहेंगे, हम एक दूसरे को अछूत समझेंगे, तो अंग्रेज़ यहाँ से कभी नहीं जाने वाले। तो ऐसे में जो अनटचेबिलिटी की समस्या थी, यानी कि छुआछूत की समस्या, जो ऊंच नीच का भेद हमारे यहाँ पे देखा जाता है, उसको खारिज किया गया। नेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया और प्रोहिबिशन, यानी कि जैसे कि खराब आदतों को छोड़ने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया कि शराब पीते थे बहुत सारे लोग अन्य एक्टिविटीज़ करते थे जो कि देश के खिलाफ थे, यानी कि हमारे आचरण के खिलाफ थे, तो वो सब एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया, उनको बंद किया गया। अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। पहला ये कि हमारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज छोड़ने पड़े, वॉकआउट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी मंत्री नेता जो बने थे उनको अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ी। गवर्नमेंट कोर्ट्स में से भी हमारे लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो हमारे लोग थे उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करना पड़ा, दूसरे आर्टिकल्स भी छोड़ने पड़े, और गवर्नमेंट के जो फंक्शंस थे वो भी हमें उसका भी तिरस्कार करना पड़ा, उनका भी बॉयकॉट करना पड़ा। और फिर टाइटल्स की बात की जाए, जो राय बहादुर जो टाइटल्स जो इन्होंने दिए थे, वो सब टाइटल्स भी हम लोगों ने उनके वापस कर दिए। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके बताए गए हैं कि यानी कि इससे ये नुकसान हुए। प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए वो देखते हैं। अब स्टार्टिंग में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इनको जो टाइटल्स दिए गए थे, जैसे गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड ऑनर दिया गया था, तो इन्होंने अपने अपने ऑनर्स वापस कर दिए। दूसरे लीडर्स जो थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस, अपनी कुर्सियाँ, अपनी जो पदवी थी वो छोड़ दी, अपने टाइटल्स छोड़ दिए। बच्चों ने स्कूल कॉलेज जो थे इंग्लिश कॉलेजेस थे वो से रिज़ाइन कर दिए, वहाँ वो पढ़ने नहीं जाते थे। बहुत जगहों पे तो फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया, अंग्रेज़ी कपड़ों को जला दिया गया। जब ड्यूक ऑफ कैंट, जब कैंट के ड्यूक भारत आए, कैंट के जो राजकुमार भारत आए, तो भारतीय लोगों ने उनका बॉयकॉट किया। और प्रिंस ऑफ वेल्स को, वेल्स से जो प्रिंस आए थे इंग्लैंड से, उनको ऑनरिंग सेरेमनी थी, उनका सम्मान किया जाना था एक सेरेमनी के अंतर्गत, तो उसका भी बॉयकॉट किया गया। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो किए गए, इनसे नेशनलिज्म लोगों के अंदर जागा, यानी कि लोगों के अंदर एक चीज़ जागी कि भाई हम लोग सब एक हैं और हम मिलकर ये सब कर सकते हैं। दूसरी तरफ नेशनल स्कूल्स खोले गए। अब ये तो था भी हमने क्या क्या उनके खिलाफ किया। नेशनल स्कूल्स और कॉलेज खोले गए ताकि जो बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रह पाएँ, यानी कि सब लोग जो है वो पढ़ाई कर पाएँ, इसलिए उनके लिए खोला गया है स्कूल कॉलेज। काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे ऐसे कुछ कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन को जारी रख सकें। ड्यू टू वेरियस प्रोपेगेंडा फॉर स्वदेशी गुड्स, द इम्पोर्ट ऑफ क्लोथ, फुटवेयर, लग्जरीज आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस ड्रास्टिकली। अब स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, तो विदेशों से आने वाला, जो इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा था, जूते थे या दूसरी लग्जरीज आइटम्स थी, उन सब की डिमांड में काफ़ी कमी है। यानी कि वो जो थी चीज़ें पहले अगर 100 आती थी तो अब 10 ही आने लगी। दिस रिएक्शन रटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट एकदम हिल गई। इतना बड़ा नुकसान ब्रिटेन को, तो गवर्नमेंट शॉक हो गई कि इतना ज़्यादा लॉस इंग्लैंड को कैसे हो सकता है, और भारतीय लोग क्या इतने ज़्यादा एक मन के पक्के हो सकते हैं कि वो सब चीज़ों को बॉयकॉट कर सकें। और तिलक स्वराज्य फंड में लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे लोगों ने दान किया। तो ये बताता है हमारी राष्ट्रीयता की भावना कि कितने ज़्यादा हम जागरूक हो चुके थे। हिंदू मुस्लिम जो थे ये मिलजुल कर हर एक ओकेजन पे लड़ने लगे, तो ये हमारी एकता को दर्शाने लगा। इसके अलावा मालाबार रिवोल्ट कहा जाता है, जिसको मोपला रिवोल्ट, जहाँ पर हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम पीजेंट्स जो थे वो हुआ, जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया, यानी कि जिसकी आलोचना की गई कि भले हिंदू मुस्लिम है लेकिन हैं तो हम एक ही देश के वासी, तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, और इसको ब्रिटिश आर्मी ने सप्रेस भी कर दिया, इसको दबा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, गवर्नमेंट ने सप्रेशन यानी कि जो हमारे विद्रोह को दबाने के लिए जो सप्रेस करना यानी कि दबा देना, ये पॉलिसी अपनाई। फिर इसके अलावा लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई, बहुत सारे लोगों को एक साथ अरेस्ट किया गया, इनह्यूमन टॉर्चर यानी कि बहुत बुरे तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाने लगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ सके, लेकिन ये सब अनसक्सेसफुल रहे, इनमें उनको सक्सेस नहीं मिली। आगे हमारा द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ मूवमेंट। चौरी चौरा में क्या हुआ था? अब चौरी चौरा एक गांव है जो कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 फरवरी 1922 की बात है। पुलिस ने निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। चौरी चौरा के बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है हमारे हिस्ट्री के अंदर, और काफ़ी इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फायर किया गया पुलिस के द्वारा निहत्थे लोगों पे, और जब पुलिस के पास गोलियां ख़त्म हो गई, यानी कि पुलिस वालों के पास गोलियां ख़त्म हो गई, तो लोग जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। पुलिस वाले भागकर पुलिस स्टेशन में छिप गए जाके,
क्योंकि गोलियां ख़त्म हो गई। तो लोगों ने जाकर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। क्या किया उन्होंने? पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और ऐसे में 21 पुलिस वाले मारे गए। कितने लोग मारे गए इसमें? 21 पुलिस वाले मारे गए। और जब ये खबर गांधी जी को मिली तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि भाई इतने सारे अंग्रेज़ क्यों मारे गए, भाई भारतीय लोग मारे जाएँ तो भले मारे जाएँ, लेकिन इतने सारे अंग्रेज़ क्यों मारे गए। तो इस कारण से गांधी जी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि ये जो मेरा सत्याग्रह का हथियार है ये मैंने आम लोगों के हाथ में दे दिया है। और आम लोग वो हैं जो इसको बिल्कुल भी समझते नहीं हैं, कि आम लोग जो हैं उनको सत्याग्रह के बारे में, नॉन वायलेंस की जो ताकत है उसके बारे में नहीं पता है। और मैंने ये जो हथियार है मेरा नॉन वायलेंस का, वो आम लोगों के हाथ में देकर बहुत बड़ी गलती की। इस कारण से उन्होंने इस मूवमेंट को, यानी कि जो इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसको वापस ले लिया, इसको खारिज कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो हमने देखा किस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेज़ों के, अंग्रेज़ी पुलिस वालों के मारे जाने पर कितना ज़्यादा बड़ा दुख जताया और उन्होंने इस मूवमेंट को ही वापस ले लिया। आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इट्स। अब ये तो हमने देखा कि कैसे वो चला, क्या क्या उसका मतलब क्यों वापस लिया गया, लेकिन इससे कुछ प्रभाव भी पड़े। क्या प्रभाव पड़े और इसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहा वो देखते हैं। इस मूवमेंट ने डिज़ायर्ड एम, यानी कि जो चाहते थे हम स्वराज्य चाहते थे, आज़ादी चाहते, वो तो नहीं मिल पाई हमको, लेकिन इसके नेगेटिव और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स जो थे, इन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस जरूर जगाई। यानी कि भले हम इससे आज़ादी तो नहीं पा पाए इस मूवमेंट के अंतर्गत, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस, यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता बहुत जागी इससे। और एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन गया अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेज़ जो है भारत में नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। अब लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जगने लगी इनजस्टिस के खिलाफ, कि भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो इसके खिलाफ लोग लड़ने लगे। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी जागी भारतीय लोगों के अंदर। और इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के अंदर हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लगा कि हम जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। और इस प्रकार लोगों के अंदर से भय जो था लाठी का, पहले लोग डरते थे अरे पुलिस वाले लाठी चार्ज करेंगे, वो लाठी चार्ज, वो पनिशमेंट, वो जेल, इन सब चीज़ों का डर उनके अंदर से निकल गया। और इवन यंगस्टर्स और वुमेन, औरतें और यंग लोग जो थे वो भी देश की आज़ादी के लिए, देश को सर्व करने के लिए, देश की सेवा के लिए आगे आने लगे। और कांग्रेस जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई लोगों की, यानी कि पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बन गई कांग्रेस। स्कूल्स जो थे उन्होंने नेशनल एजुकेशन देना शुरू किया। हिंदी हमारी जो थी राष्ट्रभाषा, उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा इंग्लिश से भी ज़्यादा। पहले इंग्लिश को वो लोग बढ़ावा दे रहे थे अंग्रेज़, और हम भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अभी जब लोगों को पता लगा कि भारत भूमि में अंग्रेज़ रहते हैं, हम अंग्रेज़ों की भूमि में नहीं रहते हैं, तो अंग्रेज़ हमारे यहाँ मेहमान है एक तरह से, तो हमने अंग्रेज़ी को छोड़कर अपनी भारतीय भाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू किया। और इस तरीके से जो मूवमेंट पहले सिर्फ सिटीज़ और कुछ छोटे टाउन्स में ही था, और सिर्फ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग ही इससे जुड़े हुए थे, अब वो हर एक आदमी तक, हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव तक पहुंच चुका था। यानी कि हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने एक चीज़ तो साबित की कि एक बेस तैयार कर दिया, ग्राउंड तैयार कर दिया देश की आज़ादी के लिए, जो कि 1947 में हमने गेन की। आगे हम देखते हैं स्वराज्य पार्टी के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अब नेशनल अवेयरनेस के नज़रिए से, कि लोगों के अंदर नेशनल अवेयरनेस जागे, चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको नाम दिया गया स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई गई? स्वराज्य पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे स्थगित किया गया गांधी जी के द्वारा, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। और इनका जो पर्पस था वो था लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना। जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नेता चुनकर असेंबली में पहुँचें और अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का विरोध करें। अब अंग्रेज़ तो कोई भी बिल पास कर देते हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार के अंदर हमारे कुछ लोग होंगे तो वो जरूर उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। तो इनका यही मोटिव था। इसके जो लीडर्स थे, इन्होंने गांधी जी के द्वारा दिए गए कुछ रूल्स जो थे, जैसे कि एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के भेदभाव को ख़त्म करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाए रखना, चरखा चलाना, और लीकर यानी कि शराबबंदी, दारू ना पीना लोगों को, इसके लिए बताना। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपनाया, यानी कि इनके भी यही मोटिव्स थे। स्वराज्य पार्टी जो थी, इन्होंने इलेक्शन लड़े 1923 में लेजिस्लेचर में, जो कि नवंबर 1923 में इलेक्शन हुए, उसमें लड़े ये लोग। और कैंडिडेट्स जो थे स्वराज्य पार्टी के, इनको सेंट्रल लेजिस्लेचर में चुना गया, यानी कि ये सेंट्रल लेवल पर चुने गए और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी चुने, यानी कि राज्य सरकार में भी चुने गए काफ़ी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी लोग इसमें से चुने गए। इनको क्लियर मेजोरिटी मिली, यानी कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने इनको वोट दिए।
लेकिन इट डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन बंगाल, लेकिन बंगाल के अंदर इनको मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में ये उभरे, यानी कि बंगाल में इनको ज़्यादा वोट्स नहीं मिल पाए, ये हार गए, मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभरे। मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी जो थी उसके लीडर चुने गए, सेंट्रल पार्टी के लीडर चुने गए, और चित्तरंजन दास जो थे वो बंगाल प्रोविंस के लीडर चुने गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो स्वराज्य पार्टी थी वो किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्वराज्य पार्टी डिसअप्रूव द गवर्नमेंट बजट्स, स्वराज्य पार्टी ने सरकार के जो बजट्स थे, जो वो बजट यानी कि हमारे लोगों पर जो खर्चा करने वाली हर साल जो बजट पेश किया जाता है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, डिसअप्रूव किया कि इसमें हमारे लिए तो कुछ ही नहीं है। और उन्होंने प्रपोजल बनाया कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज जो अनजस्ट पॉलिसीज, जो अंग्रेज़ों की ऐसी पॉलिसीज जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ इन्होंने प्रपोजल छेड़ा। इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, और इन्होंने सरकार को मजबूर किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। और स्वराज्य पार्टी के काम के कारण ही गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन 2 साल पहले बनाया। अब साइमन कमीशन जो था समझो 2022 में आने वाला था, तो उसको 2020 में यानी कि 2 साल पहले इन्होंने अपॉइंट कर दिया बिकॉज ऑफ स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी फंक्शन इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर, इन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन से काम किया और हाई प्रैक्टिस यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ऊंचे मन से इन्होंने काम किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये साबित किया कि भारत के लोग जो हैं इंडियंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली दोनों ही तरीके से देश के ऊपर अच्छे से राज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने देश को मैनेज कर सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और एजुकेटेड क्लास जो एजुकेटेड लोग थे भारत के, वो इस पार्टी की तरह काफ़ी अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि इनका जो मोटिव था वो बहुत स्वच्छ था, साफ़ सुथरा था। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग इनकी तरफ जुड़ने लगे, इनसे आज जुड़ने लगे। नेशनल अवेयरनेस यानी कि देश के अंदर अवेयरनेस जागृत होने लगी, लोग फिर से एकत्रित होने लगे, एक साथ मिलकर अवेयर होने लगे ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके। और पार्टी ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया इंडिपेंडेंस के नज़दीक भारत को ले जाकर, क्योंकि देखिए 1923 में बनाई गई थी पार्टी और 1947 में हम आज़ाद हो गए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाई इन्होंने देश की आज़ादी के लिए। लेकिन जैसे ही चित्तरंजन दास की मौत हुई जून 1925 में, स्वराज्य पार्टी कमज़ोर हो गई। देखिए एक नेता के मरने के बाद कितना फ़र्क पड़ गया, कुछ मेंबर्स जो थे वो सपोर्ट करने लगे गवर्नमेंट को। देखिए ये बोलते हैं ना कहावत, घर का भेदी लंका ढाए, तो वो कहावत बहुत ही सही कही गई है, क्योंकि 1923 में बनी थी पार्टी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरी भी और काफ़ी लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट भी किया। लेकिन इनकी मौत के बाद, चित्तरंजन दास जो कि 1925 में इनकी मौत हुई, उसके बाद ये जो पार्टी थी इसके काफ़ी सारे नेता गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे और कुछ लोगों ने तो एक नई पार्टी बना ली जिसको नाम दिया गया नेशनल पार्टी। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी की जो साख थी वो धीरे धीरे गिरने लगी और इनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगा। और बात की जाए अगर 1926 के इलेक्शन की, इसके सारे मेंबर्स जो थे 1926 में जो इलेक्शन हुए, स्वराज्य पार्टी के सारे मेंबर्स हार गए, लॉस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हार गए। सिर्फ मद्रास के अंदर इनको एक अच्छा प्रोविंस यानी था, जो मद्रास जो था उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, बाकी पूरे भारत में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों ने इस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इसकी बहुत आलोचना की। अब ये हमें नहीं समझ आता कि क्यों आपस में ये लोग आलोचना एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहे, बट एक्चुअल में जो हमारा जो मोटिव था वो सबका एक ही था, देश को आज़ाद करवाना। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारी आपस की एकता ना होना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ हमारे पे लगभग 200 साल राज कर गए। तो ये था हमारा चैप्टर। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ऐसा है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा आपको रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँ। तो वेट कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।